प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आज ही के दिन यानी 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने थे और इसके बाद 2019 में भी उन्होंने 30 मई को जो है वो शपथ ली थी, लेकिन उनके जो दूसरे कार्यकाल थे उसकी ही शुरुआत भी 26 मई से जो है वो यानी आज के दिन से ही जानी जाती है, जब राष्ट्रपति भवन की ओर से उनकी शपथ की जानकारी जो है वो दी गई थी। तो इसी के साथ जो हमारे दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनको भी बताते चले कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में चौथे नंबर पर है। खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ है भाजपा के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसकोटिया जी। तो चलिए आज उनसे इसी विषय पर जो है वो बातचीत करेंगे। डॉक्टर अभिजीत, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर अभिजीत जी, जिस तरह से आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं आज के दिन ही उन्होंने प्रधानमंत्री की जो शपथ थी वो ग्रहण की थी, क्या कहेंगे सबसे पहले आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के इस दिन की शुभकामनाएं पूरे देशवासी को देना चाहता हूं कि आज ही वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन पर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। और ये वही दिन था जिसके बाद हिंदुस्तान की जो आने वाला समय था वो एक उज्जवल भविष्य आपके सामने उभर कर आया। और कथनी और करनी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क नहीं होता, इसी तरह से मोदी जी की भी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा। उन्होंने जिस तरह कहा था और लोगों से जो एक विश्वास के साथ मोदी जी आए थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर आप देखें, खासकर पिछले जो मोदी जी के आने से पहले 2014 के जो 2 कार्यकाल रहे, यूपीए 1 यूपीए 2 का कार्यकाल अगर आपको याद होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से चरमरा चुकी थी। देश के अंदर ये हो चुका था कि देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर आकर पहुंच गया था। और बड़ी बात विडंबना ये थी कि पूरी का पूरी दुनिया ग्रोथ कर रही थी लेकिन भारत डिग्रोथ पे कर रहा था। और दुर्भाग्यपूर्ण आप समझे कि जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, लेकिन खैर प्रधानमंत्री बेचारे अकेले वो क्या कर सकते, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी टीम कैसी रही यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में वो भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बैंकों का इतना बुरा हाल रहा कि बैंकों के नाम पे केवल ब्लड बैंक ही काम किया करते थे, बाकी बैंकों का तो जो डेफिसिट था वो पूरी दुनिया ने देखा है। भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंच चुका था। फिस्कल डेफिसिट की अगर आप बात करें, इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें, तो ऐतिहासिक इन्फ्लेशन 12.3% की रिकॉर्ड हुई थी वर्ष 2010 के बीच में। तो इतनी बुरी हालत के अंदर, जबकि कोई यहाँ पर इन्वेस्टर उस समय आने को राजी नहीं था। बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज थी उस समय जो इंडिया में आना चाहती थी, लेकिन उनको ये था कि जब हिंदुस्तान में जाओ तो एक ऐसा वहां पर पार्टी का राज चल रहा है कि वहां पर कोई भी फाइल क्लियर करने में 6-6 7-7 साल लगते थे। उसके अलावा उनके अपने अपने मंत्रियों के अपने अपने राज हुआ करते थे। कोई मंत्री किसी डायरेक्शन में जाता था, दूसरा मंत्री दूसरी डायरेक्शन में जाता था। इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण उस समय एफडीआई भी नियर अबाउट 0 हो चुकी थी हिंदुस्तान। तो देश की इतनी बुरी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय लोगों ने रियलाइज किया, यूपीए 1 यूपीए 2 का जब कार्यकाल देखा तो लोगों को अगर उम्मीद की किरण कहीं दिखाई दी, तो वो लोगों को उस समय जिस तरह से कहते हैं कि आजादी से पहले अगर गांधी जी को उम्मीद की किरण कहीं दिखाई दी थी तो जम्मू कश्मीर से दिखाई दी। इसी तरह से अगर उस समय लोगों को उम्मीद की किरण कहीं दिखाई दी तो वो गुजरात से दिखाई दी, क्योंकि गुजरात हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य था कि जबकि यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में उससे पहले भी पूरी की पूरी तरह से देश डिग्रोथ के ऊपर था। यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में जो थोड़ा सा एक समय आया था जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की भागदौड़ संभाली थी, तब देश फिर ग्रोथ के ऊपर शुरू हो गया था। लेकिन 1 और 2 का कार्यकाल यूपीए का बड़ा बुरा रहा। तो देश के लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई दी तो गुजरात से दिखाई दी, क्योंकि गुजरात ग्रोथ के ऊपर। इसलिए मोदी जी को उनके गुजरात के उस रोल मॉडल के कारण लोगों ने चुनकर इस देश का भारी बहुमत के साथ, काफी सालों के बाद भारी बहुमत के साथ इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और मोदी जी भी जब उन्होंने कार्यकाल संभाला, आज के उस शुभ घड़ी में जब कार्यकाल संभाला था, तो लोगों की जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन थे उस पर खरे उतरे मोदी जी। और आज आप देख लीजिए, तीसरी बार पुनः वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। 11वें नंबर से आज नियर अबाउट अब 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था पे आ चुके हैं और जापान जैसे मुल्क को, जिसकी अर्थव्यवस्था बड़ी सॉलिड थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया। जी डॉक्टर अभिजीत, जानना चाहेंगे जैसे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4थे नंबर पे दुनिया में, उसको पहुंचाने के लिए किन किन कारकों का यानी किन किन फैक्टर्स का जो है वो योगदान है?
देखिए मैं फिर थोड़ा पीछे आपको लेकर जाऊंगा। अगर आपको याद होगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। अब वो 85 पैसे कहाँ जाते थे, वो तो खैर कांग्रेस वालों ने ना कभी किसी को हिसाब किताब दिया, ना हमने कभी लिया उनसे। लेते तो शायद कुछ और होता, और ना ही कांग्रेस वालों ने कभी उनकी सुनी। अगर कांग्रेस वाले भी उनकी सुनते तो शायद यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में कुछ तो कर कर दिखाते। हाँ, उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन हमने जरूर सुनी उनकी, क्योंकि मोदी जी ने आते ही डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर की जो बेनिफिशियरी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया को फॉलो करते हुए लोगों के अकाउंट्स खोलेंगे। जब लोगों के अकाउंट्स खोलेंगे तो उस समय कांग्रेस वालों ने, अपोजिशन वालों ने मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई कि पैसा तो है नहीं, ये लोगों को देंगे क्या। लेकिन आप देखिए, वही राजीव गांधी जी की बात थी कि कांग्रेस के समय में 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो मोदी जी ने देखा बीच के 85 पैसे कोई और ना खा जाए, और मेरे आम लोगों की तरफ, गरीब लोगों तक जो मैं पैसे यहां से भेजूं पहुंचे, तभी डीबीटी के करोड़ों के खाते खोले गए। और देश की प्रोग्रेस के अंदर उन खातों का बहुत बड़ा एक योगदान रहा, क्योंकि उन खातों के अंदर सरकार की सारी स्कीमें, सरकार के सारे पैसे, जो अगर 1 रुपया भी केंद्र से निकलता था तो 1 रुपए का 1 रुपया उस बेनिफिशियरी तक पहुंचता था। यही कारण है कि आज आप देखिए पिछले 10-11 साल के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए हैं। वरना कांग्रेस के कार्यकाल में तो केवल गरीब हटाओ के नाम पर गरीबों को ही हटा दिया करते थे, गरीबी कभी उनसे हटी नहीं, वो हटाना भी नहीं चाहते थे। खैर, उनको लगता था कि वोट बैंक शायद इसीलिए रहेगा कि भारत अगर गरीब मुल्क रहेगा तो हमारा वोट बैंक बना रहेगा। तो लेकिन हमने ये देखा कि अंत्योदय का मतलब ये रहा कि डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट। जो कतार में सबसे अंत में खड़ा है, सबसे पहले हमारी मदद उस तक पहुंचनी चाहिए, और उसे हमने यथार्थ रूप में लोगों तक पहुंचाया। यही कारण है कि आज एक आम इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग सबकी सब इंप्रूव हुई। जी, भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और क्या कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं? देखिए, कदम तो उठा रही है सरकार, लेकिन मुझे लगता है एक आम इंसान को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। आम इंसान को ये देखना पड़ेगा कि देश की जो रिसोर्सेज है उनका हम गलत इस्तेमाल, वेस्टेज ना करें, अपने आगे पीछे कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को कोई भी नुकसान हो। अगर हमें वंदे भारत जैसी ट्रेन दी गई है, अगर हमें अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं, तो हम ये समझें ये जो ट्रेन है ये मेरी खुद की, मेरी घर की ट्रेन है, और हम जिसमें अपने देश को अपना घर की तरह साफ सुथरा रखना शुरू कर देंगे, हर इंसान अपनी ड्यूटी के साथ, अपने राइट के साथ ड्यूटी को भी समझेगा कि मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं अपने भारत देश को आगे कैसे लेकर जाऊं। क्योंकि अगर आप इतिहास में जाते तो आप देखिए, भारत किसी समय पर सोने की चिड़िया जाना जाता, अखंड भारत। अब उस समय तो अगर आपको याद होगा तो हमारे देश में तो ऐसा कोई सोने की खान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ के वो जमाना, आज से कई हजारों साल पहले हमारे देश के नाविक जो थे वो केप ऑफ गुड होप से आगे जाया करते थे, वहां से ट्रेडिंग करके सोना लाया करते, तब भी भारत में इतना सोना आया। खैर, हमें पढ़ाया ये गया वास्को डे गामा केम एंड एक्सप्लोर इंडिया, जबकि वास्को डे गामा हमारे एक नाविक के गैजेट को फॉलो करता करता हिंदुस्तान तक पहुंचा था। तो इतना बड़ा देश खंड भारत क्यों हो गया? क्योंकि जब हमारे बीच में कुछ जिसे कहते हैं जयचंद, जो आज भी मौजूद है, इन जयचंदों ने जब आपस में लड़ाइयां करवाई और आपस में लोग लड़ते रहे, इसके कारण देश सर्वप्रथम नहीं रहा, छोटे छोटे राज्य आपस में अपने आप को सर्वप्रथम समझते रहे, और आपस की लड़ाई के अंदर चंद जयचंदों ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि हमारे को पहले मुगलों का शासन सहना पड़ा, उसके बाद अंग्रेजों का शासन सहना पड़ा। इसी कारण जो है भारत पीछे रह गया। लेकिन कोई भी चीज उसका एक न एक दिन अंत जरूर होता है। 2014 का आज का वो सुनहरी दिन था जब मोदी जी ने पुनः इस देश की भागदौड़ संभाली, और जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कार्य शुरू किए थे उनको आगे बढ़ाते गए। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जीडीपी के मामले में, लोगों के मामले में, कहीं भी आप चीज देखें, क्योंकि किसी समय पर, कांग्रेस के समय पर हमें जाना जाता था पुअर कंट्री, सपेरों का देश। आप बताएं, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, अब हमारे यहाँ पता नहीं कौन सपेरा है, लेकिन कांग्रेस के समय पर बाहर के लोग हमें ऐसे ही जानते थे। लेकिन कोविड के काल में हमने बता दिया कि हम वैक्सीन सप्लाई करने वाले देश हैं, हम हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवाई अपने लिए भी देते हैं, और इतना बड़ा देश बन चुका है कि लोगों की भी मदद करते हैं। आज लोग दुनिया की तरफ आज लोग हिंदुस्तान की तरफ किसी और नजर से देख रहे हैं। अभी पिछला जो पाकिस्तान के साथ जो स्थिति हमारी बनी थी, तो 22 मिनट में हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लाके बता दिया कि भारत इतना बड़ा मुल्क है कि किसी के भी भाड़े के दिए हुए हथियारों से हम नहीं मानते, हमारे मेड इन इंडिया हथियार है जो सटीक अपने निशाने पर लगते हैं। यहाँ से पता लग गया दुनिया को कि ये अब वो पुअर कंट्री या लैंड ऑफ स्नेक चार्मर नहीं है, लैंड ऑफ मिसाइल्स बन चुका है, लैंड ऑफ वैक्सीन बन चुका है, लैंड ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्विन बन चुका है। तभी हमारी पासपोर्ट की वैल्यू भी पहले से आज आप देखें इंप्रूव। जी, डॉक्टर अभिजीत जानना चाहेंगे, भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कौन से ऐसे जो क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा जो है वो योगदान करते हैं?
भारत की अर्थव्यवस्था को जो और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए? देखिए, अभी भी भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पर कृषि का काफी बड़ा योगदान रहता है। उसके अलावा अगर आज आप देखें तो एक्सपोर्ट्स में भी भारत का अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है जो जिसे हम कहते थे कि आत्मनिर्भर भारत के चलते आज हमने अपने यहाँ पर मॉडर्न वेपन्स भी बनाना शुरू कर दिए। आज हमारे वेपन्स के लिए दुनिया अब कतार लगा के खड़ी है। जैसे उन्होंने मैं ब्रह्मोस का ट्रायल देखा, बाकी चीजों के बारे में देखा, तो आज हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और उसके अंदर सबकी कंट्रीब्यूशन। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, खासकर युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में किस चीज की दुनिया तवक्को रखती है, दुनिया उम्मीद रखती है भारत की। अगर आपको याद होगा तो एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उसमें कॉस्कोरेला साइमंड्स करके एक लंदन बेस्ड फर्म है जो पूरी दुनिया में डाटा एनालिसिस करती है। उन्होंने लेटेस्ट डाटा एनालिसिस करके बताया कि आने वाले समय में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी एआई के जॉब्स की और ग्रीन एनर्जी की। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद लगाए बैठी है कि यहां से हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में इन सब चीजों पे बड़ी डिपेंड करेगी। हम एआई में हमारे आने वाले जनरेशन कितनी है, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम कितना जा रहे हैं, और सरकार इस समय पूरी तरह से इस और जो है अपना काम कर रही है। और बाकी तो उम्मीद सबसे है कि हम लोग इस देश को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि देखें, समय का कंपैरिजन करते हैं, आप 2011, 12 या 13 का कंपैरिजन करें आज की स्थिति के साथ, तो उस समय यूपीए ने खुद ही एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था केलकर कमेटी। वो केलकर कमेटी ने ये बता दिया था कि फिस्कल डेफिसिट हालत ये हो चुकी है देश की कि देश पे कोई आफत आएगी, 6 महीने से ज्यादा का रिसोर्स नहीं है हमारे पास। तो देश को जहां से उठा के यहां तक लाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 11वें नंबर से 4थे नंबर पे पहुंचना 11 साल के अंदर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपोजिशन वाले जो भी कहें, लेकिन इसके अंदर एक दृढ़ निश्चय वाली सरकार, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने आते ही कहा ना मैं खुद खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा। जब आप इस सोच के साथ लोगों की सेवा करते हैं, उसने अपने आप को प्रधान सेवक कहा ना कि प्रधानमंत्री कहा, तो उसके बाद भी पूरे का पूरा देश आज उनके साथ जुड़ चुका है। तो इसी कारण आप देखेंगे आने वाले समय में तीसरे नंबर से दूसरे, और एक समय आएगा जब विकसित भारत के चलते 2047 में भारत विकसित भारत हो जाएगा और हम नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेंगे। जी, भारत की अर्थव्यवस्था की जो तुलना अगर हम करें बाकी देशों से, तो वो कैसे की जा सकती है? देखें, बाकी देशों का जो हाल है, क्योंकि मैंने 2011 की जब आपसे बात की थी, 2014 की या बात किया, 13 की बात की थी, उसमें पूरी दुनिया ग्रोथ पर थी, भारत भी ग्रोथ पर था। आज ओवरऑल पूरी की पूरी दुनिया जो है वो नियर अबाउट मैक्सिमम लोग जो है वो डी ग्रोथ के ऊपर, लेकिन भारत ग्रोथ का, और भारत की तरफ पूरी की पूरी दुनिया यही देख रही है कि जिस हिसाब से भारत ग्रो कर रहा है तो आने वाले समय में कहीं का कहीं निकल जाएगा। यही कारण है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज की डीप स्टेट्स ऐसी हैं जो भारत के अंदर अपना षड्यंत्र बुनना चाहती हैं, कभी हमें धर्म के नाम पे बंटवाना चाहती हैं, कभी कोई और कारण से हमारे यहाँ पर चीजों को खराब करना चाहती है। लेकिन हमारे पास एक दृढ़ निश्चय वाली सरकार है, और हमारे लोग जो देश के लोग हैं वो भी सभी के सभी इकट्ठे हैं, जिसका प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये पिछली हमारी जो सिचुएशन थी पाकिस्तान के साथ, पूरे देश ने इकट्ठे होकर बताया। मैं इसमें ज्यादा कोई सियासत ना करते हुए, अपोजिशन में भी उस समय तक जब तक ये सिचुएशन थी तब तक उन्होंने भी बताया कि सबके सब एक खड़े। यही कारण है कि आप देखें कि जो बाकी कंट्रीज है उनका फ्यूचर नहीं है। क्योंकि मैं तारिका जी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम कंट्रीज है वो बूढ़े हो रहे हैं दिन भर दिन, दे आर ग्रोइंग ओल्ड, लेकिन भारत इज ग्रोइंग यंग। आज हमारे यहाँ पर जो यूथ है, युवा है, वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए आने वाले 4-5 साल में युवाओं का जो योगदान रहेगा, देश जो है दुनिया युवाओं से चलती है, तो पूरी उम्मीद है। एक युवा देश है जो आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था पे पहुंचा है। तो मोदी जी की तरफ से युवाओं को यह संदेश है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, अब मेरे देश को रखना, मेरे बच्चों को संभाल कर, तो 2047 में विकसित भारत के लिए इन बच्चों को तैयार होना पड़ेगा और देश को आगे लेकर जाना पड़ेगा। आखिरी सवाल करना चाहूंगी आपसे डॉक्टर अभिजीत जी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार की अगर भूमिका की बात करें तो उसमें भूमिका क्या है सरकार की? देखिए, सरकार की भूमिका ये रही है कि जितना भी हमारा पैसा जो हमने बाहर से लिया, जहां हमने, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक्स की बोरोइंग भी रहती है, सब कुछ उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया गया। आप कैपेक्स बजट देखिए, मैक्सिमम रखा गया, जो पैसा लाया गया उसको लोगों के लिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज किया गया। आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मैं अभी आज सुबह ही मैं लद्दाख से वापस पहुंचा हूं, नियर अबाउट 20-22 साल से ज्यादा हो गए मुझे लद्दाख जाते हुए। पहली बार मैंने देखा कि अगर आप देखें सोनामर्ग से भी पीछे से टनल शुरू हो गई बनना, उन टनल्स में से निकलते निकलते लास्ट एक टनल रहेगी पीछे जो जोजिला की है, वो भी शायद अब थ्रू हो जाएगी। और पहली बार मैंने 24 साल में देखा कि लेक एयरपोर्ट में पूरी मॉडर्नाइजेशन हो रही है। ऐसी पूरी हिंदुस्तान के अंदर कई एग्जांपल्स हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अमेरिका में एक फ्रेज हुआ करती थी, अमेरिका इज
developed because America is a developed country and it is having good infrastructure or good roads. That's not true. What the truth is that America is a so-called a developed country because of its good roads, because of its infrastructure. तो उसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोग भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होता है वहीं पर ग्रोथ पॉसिबल होती है, वहीं पर ट्रेड पॉसिबल होता है। तो ये वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसको पूरी दुनिया मानती है, तो उनके नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ेगा। और हमें पूरी उम्मीद है 2047 में जो अश्वमेध यज्ञ मोदी जी ने चलाया हुआ है, इसके अंदर हर इंसान अपनी आहुति जरूर डालेगा और सच्चे मन से डालेगा, तभी देश जो है फिर से वही जो सोने की चिड़िया कहला जाता वैसा देश फिर से बने। डॉक्टर अभिजीत जी, आज आपने अपना कीमती समय द न्यूज़ नाउ को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे तब तक के लिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ। मेरी तारिका महाजन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।